हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जो मेंडल थे, मेंडल ने 7 ईयर तक पी प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्रॉस के एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि अलग अलग वेराइटी के पी प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया, क्रॉस करवाया। और उस क्रॉस से जैसे भी नए पी प्लांट पैदा हुए, चाहे वो छोटे थे, चाहे वो लंबे थे, चाहे वो टॉल थे, चाहे वो डॉर्फ थे, चाहे उनके सीड का कलर चाहे येलो था, चाहे ग्रीन था, चाहे सीड का शेप राउंड था या रिंकल्ड था, मतलब अलग अलग वेराइटी के प्लांट के बीच में क्रॉस करवाने पर जो भी इसको रिजल्ट मिले, उन रिजल्ट की बेसिस पर मेंडल ने दिए थे लो। 3 लॉ दिए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो उनको मेंडल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि भैया इनहेरिटेंस के मेंडल के लॉ। आज हम देखेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा आप देख सकते हैं, ये जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये किसने दी थी? ये दी थी वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बावेरी ने। तो chromosomal theory of inheritance proposed by Walter Sutton and Theodore Baveri in 1902. They united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance. भैया मेंडल ने एक बात बोली थी। मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने फैक्टर के बारे में बताया था। मेंडल ने फैक्टर यानी कि आप ये मान लो जीन, कि मेंडल ने जीन नहीं बोला था, मेंडल ने फैक्टर बोला था, लेकिन ये होते जीन ही है फैक्टर। तो मेंडल ने अपने थ्योरी के अंदर या अपने लॉस के अंदर मेंडल ने जीन की हेरिडिटी के बारे में बताया था या फैक्टर्स की हेरिडिटी के बारे में बताया था। तो जो मेंडल के लॉ के अंदर जो जीनों की इनहेरिटेंस थी या जो मेंडेलियन प्रिंसिपल की जो बातें थी, उन मेंडेलियन प्रिंसिपल की बातों को क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन के साथ में जोड़ दिया इन दो साइंटिस्ट ने, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बावेरी ने, और एक नई थ्योरी बना दी। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि भैया मेंडल की थ्योरी को और क्रोमोजोम के सेग्रीगेशन की थ्योरी को, दोनों को जोड़कर एक नई थ्योरी बना दी, जिसी को बोलते हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेटा ये क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन क्या होता है? मेंडल ने एक बात बताई थी कि जो जीन होते हैं ना, जीन, ये जो जीन होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग होकर अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। इन्होंने एक बात और बताई थी कि जीन के जो एलील्स होते हैं ये भी अलग अलग होकर अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। उसी तरह से वॉल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने क्या बताई कि ये जो जीन है ना, ये क्रोमोजोम पर पाए जाते हैं और क्रोमोजोम भी अलग अलग होकर अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर भैया तीनों का ही सेग्रीगेशन हो रहा है, तीनों का ही अलगाव हो रहा है, तीनों ही चीज़ें अलग अलग होकर जा रही है। चाहे क्रोमोजोम ले लो, चाहे जीन ले लो, चाहे एलील ले लो, इसी को बोलते हैं हम क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने क्या बोला कि क्रोमोजोम भी सेपरेट होकर अलग जा रहे हैं अलग अलग गैमेट में, जीन भी सेपरेट होकर अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर हो रहे हैं, और उन जीन के एलील भी हो रहे हैं। मतलब तीनों का ही सेपरेशन या सेग्रीगेशन हो रहा है। इसी को तो बोलते हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दोस्तों। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इस थ्योरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गैमेट्स यानी कि स्पर्म एंड एग कैरी एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन। तो बेटा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, या मैं बोल सकता हूँ कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो हेरिडिटी जो कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो सकते हैं उनको हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। तो भैया गैमेट्स के द्वारा ही पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। हमारे अंदर जो कैरेक्टर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर है, वो उसके पेरेंट्स से उसमें स्पर्म और ओवा के थ्रू आए हैं। हेरिडिटी फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। दोस्तों सेल होती है, सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर ही हेरिडिटी फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रोमोजोम्स एज वेल एज जीन आर फाउंड इन पेयर। भैया तीनों चीज़ें पेयर में पाई जा रही है। क्रोमोजोम भी पेयर में पाया जा रहा है, जीन भी पेयर में पाया जा रहा है, और जो जीन के जो एलील है वो भी
पेयर में पाए जाते हैं, सोमेटिक सेल के अंदर, बॉडी की सेल के अंदर। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आया है, इसको देख लीजिए। मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विद 4 क्रोमोजोम्स। कैन यू सी हाउ क्रोमोजोम्स सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। भैया मियोसिस सेल डिवीजन का एक छोटा सा स्टेप दिया गया है आपको। यहाँ पर आप देखिए, आपने देखा होगा ना, 2 फेज होती है सेल डिवीजन के अंदर। एक तो होती है भैया इंटरफेज, इंटरफेज, ठीक है, और एक होती है भैया एम फेज। कौन सी फेज होती है? एम फेज होती है। इंटरफेज को अपन बोलते हैं प्रिपरेशन फेज। कौन सी फेज बोल सकते हैं? प्रिपरेशन फेज के नाम से बोलते हैं, तैयारी की अवस्था बोलते हैं। और एम फेज को अपन डिवीजन की फेज कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन की फेज के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? डिवीजन की फेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इंटरफेज के अंदर भी 3 सब फेज होती है। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये G1 फेज है, और G1 फेज के अंदर क्रोमोजोम बन रहे हैं ये कुछ, देखिए यहाँ पर आप, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिए G2 फेज आ गई। फिर G2 फेज के अंदर क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है? 2 तरह के मियोसिस होते हैं इसके अंदर, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो भैया क्या होता है यहाँ पर? मियोसिस फर्स्ट की जो एनाफेज है उसमें क्या होता है, जो ये क्रोमोजोम होते हैं ना, समजात क्रोमोजोम या होमोलोगस क्रोमोजोम। तो देखो क्रोमोजोम, एक तो ये वाले क्रोमोजोम, दूसरे ये वाले क्रोमोजोम, इन क्रोमोजोम के पेयर बन गए थे, उस पेयर को बोलते हैं बाइवेलेंट। तो भैया होमोलोगस क्रोमोजोम पास में आते हैं और पेयर बना देते हैं, उस पेयर को ही बोलते हैं बाइवेलेंट। लेकिन आप देख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये बाइवेलेंट क्यों बनता है? सबसे पहली बात तो इसलिए बनता है ताकि इन क्रोमोजोम के बीच में जीनों की क्या हो सके? एक्सचेंजिंग हो सके और रिकॉम्बिनेशन बन सके। समझ में आ रही है बात आपको? फिर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के अंदर ये जो बाइवेलेंट के जो दोनों क्रोमोजोम है ये एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोजोम अलग अलग हो रहे हैं। देखिए ऊपर वाले ऊपर गए और नीचे वाले नीचे आ गए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मियोसिस सेकंड की जो एनाफेज सेकंड है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर अब जो क्रोमोजोम के हाफ क्रोमोजोम भी अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्रोमोजोम के हाफ क्रोमोजोम भी क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक क्रोमोजोम के ये 2 हाफ क्रोमोजोम बन गए, और यहाँ पर भी इस क्रोमोजोम के हाफ क्रोमोजोम बन गए। तो 4 गैमेट्स के अंदर 4 हाफ क्रोमोजोम क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मालूम है ये क्या चीज़ है? ग्रीन और रेड, ये जीन है दोस्तों, ठीक है। और ये जीन के 2 पार्ट क्या है? ये एलील्स है। क्या है? ये एलील्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रोमोजोम भी सेपरेट हो रहे हैं, जीन भी सेपरेट हो रहे हैं, और तो और भैया एलील भी क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं या सेग्रीगेट हो रहे हैं। The 2 alleles of a gene pair are located on homologous site on the homologous chromosome. During meiotic anaphase first separation of homologous chromosome take place. ये homologous chromosome क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे क्रोमोजोम जो आपस में पेयर बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं, उनको होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन होमोलोगस क्रोमोजोम की जो होमोलोगस साइट है, ठीक है, उस होमोलोगस साइट के ऊपर जो एलील्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो पेयर में पाए जा रहे हैं। और जीन भी कैसे पाए जा रहे हैं? पेयर में पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है? ये वाली जो साइट है ना, ये वाली जो साइट है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम की होमोलोगस साइट है। और यहाँ पर आप देखिए जो ये जो जीन है ये भी पेयर में पाए जा रहे हैं, और इनके एलील भी कैसे पाए जा रहे हैं? पेयर के अंदर पाए जा रहे हैं। द स्पर्म एंड एग हैविंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम फ्यूज टू रिगेन डिप्लॉइड स्टेट। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, स्पर्म और एग के अंदर क्रोमोजोम कभी भी पेयर में या जोड़े में नहीं मिलते हैं, सिंगल क्रोमोजोम पाए जाते हैं। और जो जीन हैं वो भी सिंगल होते हैं, और एलील भी क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, ठीक है। और जब दोनों हैप्लॉइड सेल स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं, तो आप देख सकते हैं एक एलील स्पर्म का
एक एलील ओवा का, तो बताइए एलील का पेयर बन गया नहीं बन गया? बन गया। एक जीन ओवा का, एक जीन स्पर्म का, बताइए जीन का पेयर बन गया नहीं बन गया? बन गया। आप देखेंगे एक क्रोमोजोम स्पर्म का, एक क्रोमोजोम ओवा का, तो क्रोमोजोम का भी पेयर बन गया। तो भैया मियोसिस में गैमेट्स बनते समय पेयर अलग अलग हो जाते हैं। पेयर के दोनों जो क्रोमोजोम है या पेयर के जो दोनों जीन है या जो पेयर के दोनों एलील है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय वापस डिप्लॉयड स्टेज को रिगेन कर लिया जाता है। ठीक है, आप दो चार बातें और याद रखना कि होमोलोगस क्रोमोजोम सिनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड गेट सेपरेट टू पास इनटू डिफरेंट सेल्स। होमोलोगस जो क्रोमोजोम होते हैं ना वो क्या होते हैं, एनाफेज की स्टेज के अंदर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म द बेस ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो एनाफेज फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट की, उसमें तो दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और जो मियोसिस सेकंड की जो एनाफेज सेकंड है इसमें तो क्रोमोजोम के भी हाफ क्रोमोजोम सेपरेट होकर अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। यही बेस है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ए गैमेट रिसीव ओनली वन क्रोमोजोम ऑफ ईच टाइप। तो भैया हमेशा एक क्रोमोजोम ही गैमेट्स क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, और सिर्फ एक ही जीन होते हैं, और ट्रेड्स भी कितना होता है उसका, एक होता है, और एक ही तरह का एलील होता है। द पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। लेकिन वापस पुरानी वाली कंडीशन कब मिलती है, जब स्पर्म और ओवा आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब अपन कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोजोम के, कि जीन्स और क्रोमोजोम के अंदर क्या कंपैरिजन या क्या रिलेशन पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं 100% दोनों में सेम आएगा। जो यहाँ आ रहा है ना 100% वो का वही यहाँ आएगा। ठीक है, तो देखो अकर्स इन पेयर, जीन भी पेयर में मिलते हैं, क्रोमोजोम भी कैसे मिलते हैं, पेयर में मिलते हैं। ठीक है, और भैया जीन भी सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनते समय जीन सेपरेट होकर अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। क्रोमोजोम के भी जो हाफ क्रोमोजोम है, ठीक है, और जो क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम तो कब सेपरेट हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में, और क्रोमोजोम के भी हाफ क्रोमोजोम कब अलग हो जाते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है, मियोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड के अंदर। तीसरा लॉ आप देखिए, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब कि सारे के सारे जो हाफ क्रोमोजोम है या फिर जो जीन है या जो एलील है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तो भैया जो जीन है वो भी इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, और जो क्रोमोजोम है वो भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए वापस वही वैसा का वैसा ही डायग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको। देखो पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड पॉसिबिलिटी सेकंड। देखो वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोजोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोजोम एट द सेम पोल। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोजोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोजोम एट द सेम पोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये और ये भैया एक जैसे ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है भैया, ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये एक दूसरे से अलग हो गए। बीच में लाइन खींचने का मतलब क्या है कि ये होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो रहे हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अब अपन देख लेते हैं मियोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड। अब देखो ये जानते हो ये गोला क्या है, ये होता है सेंट्रोमियर। क्या होता है ये, सेंट्रोमियर। तो भैया डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम तो होता है मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में, और डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है, मियोसिस सेकंड के एनाफेज के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए सेंट्रोमियर टूट गया तो ये हाफ क्रोमोजोम, तो एक क्रोमोजोम से दो हाफ क्रोमोजोम बने नहीं बने, ठीक है ना, ये बन गया, दो हाफ क्रोमोजोम बन गए। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि एक सेंट्रोमियर के डिवीजन होने से, एक क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर जब डिवाइड होता है तो ये देखो ये बन गया एक हाफ क्रोमोजोम, ये बन गया एक हाफ क्रोमोजोम, और इससे ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि ये जो हाफ क्रोमोजोम है ये एक गैमेट में गया, ये दूसरे में गया, 4 गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसा का ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर
ठीक है, ये आपको बातें समझ में आएगी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कि भैया क्रोमोजोमल जो थ्योरी है ना इनहेरिटेंस की, अरे भाई मेंडल ने, देखो इजी सी बात है, बिल्कुल भी डरने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। मेंडल ने क्या बताया है, मेंडल ने बताया है कि जो जीन या जो एलील है वो कैरेक्टर को लेकर जाते हैं, और जीन या एलील गैमेट बनते समय सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट होकर अलग अलग गैमेट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन क्रोमोजोमल थ्योरी के अंदर क्या बताया गया, जो जो जीन की इंफॉर्मेशन थी उसी को क्रोमोजोम पर भी लागू कर दिया कि क्रोमोजोम भी पेयर में रहते हैं, और गैमेट्स फॉर्मेशन के समय ये जो पेयर के जो क्रोमोजोम है ये एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग गैमेट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। बस यही वाली बात है, समझ में आ रही है, मतलब कि अपन कह सकते हैं कि दोनों में कंपैरिजन करके बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी, कि भैया क्रोमोजोमल थ्योरी को समझाने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।